हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है अपगार स्कोर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें से हर एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अपगार स्कोर, जो कि हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक जिसको हम बोलते हैं उसका एक टॉपिक है अपगार स्कोरिंग। ठीक है, एक क्वांटिटी अपगार स्कोर एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है। नियोनेट का हम असेसमेंट करते हैं जो कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है। किसने दिया था ये? वर्जीनिया अपगार था एक, जो कि अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था। इसने 1952 में ही अपगार स्कोरिंग आइडेंटिफाई किया था और इसको बताया गया था वही इसमें क्या क्या हम असेस करते हैं। ठीक है, इसमें हम वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके नोट्स बनाने। ये अपगार स्कोर होता क्या है? इट इज ए क्वांटिटेटिव असेसमेंट। क्या है ये? क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। क्वांटिटेटिव असेसमेंट, नियोनेटल असेसमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नियोनेटल असेसमेंट स्कोर एक स्कोर होता है गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया था? गिवन बाई वर्जीनिया अपगार। वर्जीनिया अपगार, ठीक है, उसके नाम से इसका नाम अपगार स्कोर पड़ा है। वर्जीनिया अपगार ने दिया था कब? इन 1952 में। 1952 में ये अपगार स्कोर आया था, वर्जीनिया अपगार द्वारा दिया गया है। और वर्जीनिया अपगार कौन था? एक अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था ये, अमेरिकन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब उसके बाद आता है भाई इसमें, भाई ये स्कोर क्या किस किस की फंक्शनिंग को बताता है? दिस स्कोर सिस्टम असेस द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द न्यूबॉर्न, मतलब जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं न्यूबॉर्न के, उसके उनको असेस करके उनकी स्कोरिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो क्या हो गया? दिस स्कोरिंग सिस्टम असेस द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द न्यूबॉर्न, वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से को असेस, कौन से वाइटल ऑर्गन्स को असेस करता है? ब्रेन को, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, ये इन तीन चीज़ों के बारे में हमारा अपगार स्कोर हमें भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके? 5 कंपोनेंट्स होते हैं अपगार स्कोर में। देर आर 5 कंपोनेंट्स इन द अपगार स्कोर। कौन कौन से? इसके सारे जो अपगार की फुल फॉर्म से ही हैं। कौन कौन से? जैसे ए से क्या हो गया हमारे पास? अपीयरेंस। ठीक है, ए से हमारे पास होगा अपीयरेंस, जिसमें हम स्किन कलर को असेस करते हैं, बेबी की स्किन कलर को। ठीक है, जो कि अगला हमारे पास आता है पी। अपगार में दूसरा वर्ड आया हमारे पास पी। पी से होगा हमारे पास पल्स रेट। ठीक है, पल्स रेट, जो कि हम किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हार्ट को। एंड अगला हमारे पास है जी। जी से क्या चेक करते हैं हम? ग्राइमेक्स, ग्राइमेस, जिसको हम रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ए से क्या आता है हमारे पास? एक्टिविटी, जो कि क्या इन्फॉर्मेशन देता है हमें? मसल टोन के बारे में, मसल टोन। और आर से बच गया हमारे पास क्या? रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं अपगार स्कोर में: अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्राइमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ठीक है, ए से अपीयरेंस, पी से पल्स रेट, जी से ग्राइमेस, ए से एक्टिविटी, आर से रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स किसको बताते हैं? किसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं? लंग्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं। अपीयरेंस स्किन कलर को, पल्स रेट हार्ट की इन्फॉर्मेशन, एंड ग्राइमेस रिफ्लेक्स सिस्टम की, एक्टिविटी मसल टोन की, एंड आर से रेस्पिरेटरी एफर्ट्स जो कि लंग्स के बारे में हमें आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे पास इन द अपगार स्कोर, दैट इज पल्स रेट। जो पी से है ना हमारा पल्स रेट, जो कि हार्ट की आइडेंटिफाई कर रहा था, हार्ट के बारे में, हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में हमें आइडेंटिफाई कर रहा है। अब इसमें ये बात है भाई, कंपोनेंट्स कौन कौन से नहीं है इसमें। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। कंपोनेंट्स भाई ये आप हिंदी में लिख सकते हो, कौन से नहीं है, कौन से नहीं है। इनमें कौन कौन से कंपोनेंट नहीं है? सबसे पहले रेस्पिरेशन जो रेट होता है ना हमारे पास, इसका कंपोनेंट नहीं होता, ये याद रखेंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स होता है, ये हमने लिख रखा रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, न कि रेस्पिरेशन रेट। दूसरा जो कंपोनेंट नहीं होता वो कराई वाला कंपोनेंट नहीं होता। तीसरा हमारे पास, हम इसमें टेम्परेचर मेजर नहीं करते बेबी का। एंड तीसरा हमारे पास ब्लड प्रेशर। चौथा हमारे पास ब्लड प्रेशर। हम इस अपगार स्कोर में ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, क्राई एंड रेस्पिरेशन रेट को असेस नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसका स्कोर आता है हमारे पास, दैट इज चार्ट आता है कि भाई इसमें हम कैसे कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका चार्ट बनाते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास स्कोरिंग दे देंगे हम इसको। इसमें तो हम कंपोनेंट्स लिखेंगे जो हमारे पास 5 कंपोनेंट थे, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास 5 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अब इसकी स्कोरिंग देते हैं हम कैसे कैसे। इसमें 0 स्कोरिंग, 1 स्कोरिंग एंड 2 स्कोरिंग।
ये हमारे पास इसमें हम स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चार्ट बन गया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे भाई किस किस में हम स्कोरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आया था, दैट इज अपीयरेंस। ठीक है, अब अगर स्कोर को अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अपीयरेंस आया था, अपीयरेंस में हम क्या असेस करते हैं, अपीयरेंस में हम असेस करते हैं जीरो स्कोर तब देंगे जब बेबी की बॉडी ब्लू होगी। ठीक है, अगर एक स्कोर अब कब देंगे, जब बेबी की बॉडी एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोस मतलब क्या, बॉडी तो पिंक होती है लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो ब्लू होती हैं। टू स्कोर जब हम देंगे जब बेबी की बॉडी पिंकिश कलर की होगी, मतलब बढ़िया उसका भाई ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से उसका पिंकिश बॉडी है। जीरो स्कोर ब्लू में, वन स्कोर एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं वही बेबी की बॉडी तो पूरी पिंक है लेकिन जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है ना, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड अपर एक्सट्रीमिटीज वो दोनों ब्लू है, उसको एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं। एंड टू स्कोर हम तब देते हैं इसमें कब, जब बेबी की बॉडी पिंकिश होती है। अब दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है इसमें, दैट इज पल्स रेट, जो पी से हमारा पल्स रेट। ठीक है, पल्स रेट में जीरो स्कोरिंग कब देते हैं, जब पल्स रेट बेबी की एब्सेंट होती है। ठीक है, एक स्कोर कब देते हैं, जब 100 से कम उसकी पल्स रेट रहती है। एंड उसके बाद अगर 100 से ज़्यादा अगर उसकी पल्स रेट रहती है, बीट पर मिनट होती है, तो उसमें उसको टू स्कोर प्रोवाइड करते हैं। अब तीसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है कौन सा, दैट इज ग्राइमेज। ग्राइमेज इसको स्टिमुलेशन भी बोलते हैं, ग्राइमेज को स्टिमुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कैसे होगा, अगर बेबी में भाई ग्राइमेज नॉट फाउंड, ग्राइमेज नॉट फाउंड, तो उस केस में हम देते हैं उसको जीरो स्कोरिंग। एंड अगर उसमें माइल्ड ग्राइमेज पाया जाता है, दैट इज माइल्ड ग्राइमेज, अगर उसमें माइल्ड ग्राइमेज पाया गया है तो उसको हम एक स्कोर देते हैं। एंड अगर एक्टिव कराई होता है, मतलब बच्चा एक्टिव है, एक्टिव कराई, या फिर इसको लस्टी कराई भी बोल सकते हैं। मेनली लस्टी कराई एग्जाम में पूछा जाता है, भाई लस्टी कराई में हम कितना स्कोर देते हैं, तो उसमें हम 2 स्कोर देते हैं। अब चौथा हमारे पास जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा आता है हमारे पास, दैट इज एक्टिविटी। भाई उसकी एक्टिविटी कितनी है, एक्टिविटी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, जो कि हमें मसल टोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। अब जीरो स्कोर कब देंगे, जब उसकी मसल क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड। ठीक है, फ्लैसिड टाइप की मसल हो जाएंगी। फ्लैसिड को क्या बोलते हैं, एटोनिक एंड एरिफ्लेक्सिक। ठीक है, ये एटोनिक एंड एरिफ्लेक्सिक कंडीशन को हम फ्लैसिड बोलते हैं, उसको हम जीरो स्कोर देते हैं। एंड मिनिमल फ्लेक्शन में, मिनिमल फ्लेक्शन में हम एक स्कोर देते हैं। एंड जो गुड फ्लेक्शन होता है उसमें, गुड फ्लेक्शन में हम क्या देते हैं, 2 स्कोर देते हैं। ये हमारे पास स्कोरिंग आ गई। अब पांचवा कंपोनेंट हमारे पास था, दैट इज रेस्पिरेटरी एफर्ट। क्या था हमारे पास, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में क्या होता है, जब हम अगर किसी में अगर मतलब अब्सेंट है, रेस्पिरेशन अब्सेंट है, तो उसमें हम देते हैं जीरो स्कोर। ठीक है, अगर उसमें इरेगुलर टाइप की रेस्पिरेशन है लेकिन अब्सेंट नहीं, इरेगुलर देते हैं 1 स्कोर। एंड रेगुलर रेस्पिरेशन में हम क्या देते हैं, 2 स्कोर देते हैं बच्चे में। तो हमारे पास ये 5 कंपोनेंट हो गए, दैट इज अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमिस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अपीयरेंस में क्या बताया, हम बेबी के स्किन कलर को चेक करते हैं, जो कि हमने पहले बता दिया भाई। अपीयरेंस के लिए स्किन कलर, पल्स रेट के लिए हार्ट, ग्राइमिस रिफ्लेक्स, एक्टिविटी मसल टोन को बताता है, एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट लंग्स को बताते हैं। अब इस चार्ट को देखते हैं, अगर बेबी की बॉडी ब्लू है तो जीरो स्कोर, एक्रोसाइनोसिस है तो 1 स्कोर, पिंकिश है तो 2 स्कोर। पल्स रेट में अगर पल्स रेट एब्सेंट है तो जीरो स्कोर, 100 से कम है तो 1 स्कोर, और 100 से ज़्यादा है तो उसमें 2 स्कोर। ग्राइमेस में हम क्या चेक करते हैं, अगर ग्राइमेस प्रेजेंट नहीं है तो जीरो स्कोर, अगर माइल्ड ग्राइमेस प्रेजेंट है, मतलब थोड़ा बहुत ग्राइमेस प्रेजेंट है जिसको हम स्टिमुलेशन भी बोलते हैं, उसमें 1 स्कोर, और एक्टिव और लस्टी कराई में हम देते हैं उसको 2 स्कोर। एक्टिविटी में चेक करते हैं भाई, अगर मसल टोन में फ्लैसिड है, टोनिक है, रिफ्लेक्सिव, उसमें हम देते हैं 0 स्कोर। मिनिमम फ्लेक्शन में हम देते हैं 1 स्कोर। एंड गुड फ्लेक्शन में हम देते हैं 2 स्कोर। अब रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में क्या देते हैं हम, अगर रेस्पिरेशन अब्सेंट है तो 0 स्कोर। हम ऊपर वाले स्कोर को देखते हैं इस चार्ट को देखते हुए, अगर रेस्पिरेशन अब्सेंट है तो 0 स्कोर, इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो 1 स्कोर, एंड रेगुलर रेस्पिरेशन है तो हमारे पास 2 स्कोर। अब इसके बाद स्कोरिंग आती है भाई, हम इसमें स्कोरिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। अब मिनिमम स्कोर एक बार स्कोर का कितना होता है, दैट इज 0, और मैक्सिमम कितना होता है हमारे पास, दैट इज 10। ये कैसे हुआ, अगर किसी बेबी में ये अगर सारे कंडीशन में, हरे कंपोनेंट में अगर 0 स्कोर दिया तो 500 को 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही बना। और अगर किसी बच्चे में मान लो सभी कंपोनेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट है और उसमें 2 स्कोर मिल रहा है, तो 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके इसके, तो टोटल स्कोर हमारे पास कितना होगा, 10। इसलिए मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 10। लेकिन GCS हमारे पास एक ऐसा स्कोर होता है जिसमें मिनिमम भी 3 स्कोर होता है, 3 होता है हमारे पास GCS में। ठीक है, तो अपगार स्कोर मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 10। अब भाई माइल्ड रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड सीवियर रिस्क की बात आती है, अब हम किसको बोलेंगे भाई। मान लो अगर किसी पर्सन में, किसी बेबी में, मतलब जो हम बेबी का अपगार स्कोर कर रहे थे, उसमें उसका स्कोर आ गया 8 से 10।
8 से 10 को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे अब इसमें किसी में 0 स्कोर आया, किसी में 1 आया, किसी में 2 आया, तो टोटल करके हमारा उसका 8 से 10 स्कोर आ गया, 8 या 9 या फिर 10, तीनों में से कुछ भी आ गया, तो उसको बोलते हैं माइल्ड रिस्क, दैट इज माइल्ड रिस्क। इसमें हम मैनेजमेंट क्या करते हैं, हम इसमें रूटीन केयर प्रोवाइड करते हैं बेबी को, रूटीन केयर, ठीक है। 8 से 10 स्कोर आता है तब। अब अगला कंडीशन आती है हमारे पास 4 से 7 स्कोर में, मतलब 4 स्कोर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, अगर ये इन चारों में से कोई भी स्कोर होता है तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट रिस्क, ठीक है, मॉडरेट रिस्क उसको बोलते हैं। और इसमें हम केयर क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उसको वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं, उसका सक्शन प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है। अब 4 से 7 का स्कोर आ गया। अब आता है हमारे पास 0 से 3 स्कोर, अगर किसी का 0, 1, 2, 3 में से स्कोर आता है तो उसको बोलते हैं सीवियर रिस्क। सीवियर रिस्क में हम क्या करते हैं, दैट इज नियोनेटल रिसस्टिटेशन, नियोनेटल रिसस्टिटेशन, ठीक है, उसमें हम करते हैं नियोनेटल रिसस्टिटेशन, ठीक है। ये हमारे पास स्कोर होगा, आ गया मिनिमम 0, मैक्सिमम 10। 8 से 10 स्कोर को हम माइल्ड रिस्क बोलते हैं, जिसमें हम रूटीन केयर करते हैं, जो कि हमें नॉर्मल न्यू बोर्न की करनी पड़ती है। 4 से 7 स्कोर आता है उसको मॉडरेट रिस्क में हम इंक्लूड करते हैं। मॉडरेट रिस्क इसमें क्या केयर करते हैं, हम उसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन, वार्मनेस एंड सक्शन प्रोवाइड उसको करते हैं। अगर 0 से 3 स्कोर आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको सीवियर कैटेगरी में डालते हैं और नियोनेटल रिसस्टिटेशन उसका करते हैं। अब हमारे पास नियोनेटल रिसस्टिटेशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि भाई हम नियोनेटल रिसस्टिटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। नियोनेटल रिसस्टिटेशन, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं, इट इज यूज व्हेन बेबी इज नॉट करें, जब बच्चा होते ही रोता नहीं है उस केस में हम नियोनेटल रिसस्टिटेशन करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन बेबी इज नॉट कराई, ठीक है। अब इसके स्टेप्स होते हैं, इसमें हम कितने सेकंड के लिए असेस करते हैं, 30 सेकंड असेस करते हैं हम बेबी को, भाई बच्चा रोएगा या फिर नहीं रोएगा। उसके बाद उसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ये आप याद रखेंगे, भाई 30 सेकंड हम उसमें असेस करते हैं। अब इसके स्टेप्स आते हैं, भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है हमारा TABCM, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप आते हैं जो कि आप याद भी रखेंगे। TABCM से क्या बना, टी से बना हमारे पास टेम्परेचर, सबसे पहले हम उसको टेम्परेचर को मेजर करेंगे और वही मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम उसका एयर वे मेंटेन करते हैं, एंड उसके बाद ब्रीथिंग, देन उसके बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बाद हम क्या प्रोवाइड करते हैं उसमें, मेडिकेशन। सर्कुलेशन के लिए आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जिसको कंप्रेशन हम बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल CPR होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, उसमें हमारे पास प्रायोरिटी बनती है, दैट इज ABC, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन हमें एयरवे से पहले भी सबसे पहले क्या असेस करना है, टेम्परेचर को असेस करना है, क्योंकि बच्चे में क्या होता है, हाइपोथर्मिया होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, और हाइपोथर्मिया को हम साइलेंट किलर डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर सबसे पहले मेंटेन करेंगे, उसके बाद एयरवे, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन एंड देन मेडिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज टेम्परेचर का। अब इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेबी को हम ड्राई करते हैं, ठीक है, वार्म करते हैं, यूज रेडिएंट वार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि हीट लॉस होती है बेबी की कई मेथड से, रेडिएशन से, कन्वेक्शन से, कंडक्शन से एंड इवेपोरेशन। 4 मेथड हमारे पास होते हैं हीट लॉस के, कौन कौन से बताए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इवेपोरेशन, ठीक है, एंड रेडिएशन। रेडिएशन से ज़्यादा हीट लॉस होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम रेडिएंट वार्मर का यूज करते हैं। इंट्यूबेटर का यूज करते हैं, इंट्यूबेटर जो कि किस मेथड को प्रिवेंट कर, हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, तो कन्वेक्शन को करता है। रेडिएंट वार्मर रेडिएशन मेथड के हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, ये आप याद रखेंगे। इंट्यूबेटर यूज करते हैं कन्वेक्शन मेथड और हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, एंड रेडिएंट वार्मर रेडिएशन मेथड को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद करते हैं कवर विथ ब्लैंकेट, हम बच्चे को ब्लैंकेट के साथ कवर करते हैं ताकि वो हाइपोथर्मिया में ना जा सके, ठीक है। ब्लैंकेट के साथ कवर कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं हम उसमें, भाई उसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज स्टिमुलेट बेबी को स्टिमुलेट करते हैं। कैसे स्टिमुलेट करते हैं, स्लैप ऑन द सोल, स्लैप ऑन द सोल, उसके सोल के ऊपर हम स्लैप करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, इफ हार्ट रेट इज लेस देन 100 बीट पर मिनट, लेकिन तब भी हार्ट बीट रेट अगर 100 से कम रहती है तो क्या करते हैं हम, देन गो फॉर सेकंड स्टेप, तो हम सेकंड स्टेप के लिए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पहला स्टेप हमारे पास, हम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे, ड्राई करके बेबी को, वार्म करके, रेडिएंट वार्मर का यूज करके, इंट्यूबेटर का यूज करके, ब्लैंकेट के साथ कवर करके, बेबी को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करके। लेकिन इन सभी से भी बच्चे की हार्ट रेट अगर 100 से कम ही रहती है तो हम सेकंड स्टेप के लिए जाते हैं। अब हमारे पास सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेप है हमारे पास दैट इज एयरवे पेटेंट,
एयरवे। अब हमने यहाँ पे पढ़ा सबसे पहले टेम्परेचर फिर एयरवे, तो अब हम एयरवे के ऊपर आ गए। अब एयरवे को मेंटेन करते हैं। अब एयरवे मेंटेन करने के लिए हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न को? सबसे पहले हमारे पास पोजीशन क्वेश्चन आता है बहुत बार कि भाई हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस पोजीशन का नाम स्निफिंग पोजीशन, दैट इज स्निफिंग पोजीशन। ये आप वर्ड याद रखेंगे, इसको हम स्निफिंग पोजीशन बोलते हैं। एंड इसको और दूसरा क्या नाम है इसको, दैट इज मिनिमल एक्सटेंशन। मिनिमल एक्सटेंशन, इस दोनों सेम ही पोजीशन है, मतलब एक ही पोजीशन के दो नाम है, या तो स्निफिंग पोजीशन बोलो या फिर इसको मिनिमल एक्सटेंशन। इसमें क्या अवॉइड करते हैं, अवॉइड हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन और हाइपर फ्लेक्शन। हम इसमें हाइपर फ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन को अवॉइड करते हैं। स्निफिंग पोजीशन हम उसको प्रोवाइड करते हैं एंड मिनिमल एक्सटेंशन ये उसका दूसरा नाम है। अब इसमें सक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद सक्शन की आती है। भाई सक्शन क्यों करते हैं, इसमें सक्शन क्यों करते हैं? टू रिमूव द सीक्रेशन एंड पेटेंट एयरवे, टू रिमूव द सीक्रेशंस एंड टू पेटेंट एयरवे। हम एयरवे को मेंटेन करने के लिए, पेटेंट करने के लिए हम सक्शन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? फर्स्ट माउथ देन नोज। सबसे पहले हम ओरल सक्शन करते हैं, उसके बाद हम नोज का सक्शन करते हैं। तो हमारे पास एयरवे पेटेंट का ये फॉर्मूला ये आता है भाई, जैसे सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन किया, फिर हम उसका एयरवे मेंटेन करते हैं। एयरवे मेंटेन करने के लिए हम उसको स्निफिंग पोजीशन देते हैं। स्निफिंग पोजीशन का दूसरा नाम है मिनिमल एक्सटेंशन। इसमें हम क्या अवॉइड करते हैं? हाइपर एक्सटेंशन एंड हाइपर फ्लेक्शन को अवॉइड करते हैं और सक्शन करते हैं। सक्शन क्यों करते हैं? टू रिमूव द सीक्रेशन, सीक्रेशन को रिमूव करने के लिए एंड एयरवे को पेटेंट करने के लिए। सबसे पहले माउथ का सक्शन करते हैं देन नोज का, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट माउथ देन नोज। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो एम के बाद ही एन आता है अल्फाबेट में, तो एम सबसे पहले माउथ फिर नोज, ठीक है, ये इसकी याद करनी ट्रिक है, माउथ एंड नोज। उसके बाद हमारे पास आता है जो कि थर्ड स्टेप आता है, टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, एयरवे कर दिया, और उसके बाद आता है हमारे पास ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आ जाता है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। कैसे कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस किस केस में होता है, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, एक होता है हमारे पास कंडीशन CDH जिसको बोलते हैं कंजनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, दैट इज कंजनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है। अगले कंडीशन हमारे पास आती है दैट इज TEF जिसको बोलते हैं ट्रैकियो इसोफिजियल फिस्टुला, ट्रैकियो इसोफिजियल फिस्टुला, ठीक है। और अगली कंडीशन हमारे पास आती है लंग्स मालफॉर्मेशन, लंग्स मालफॉर्मेशंस, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होते हैं, ये तीन कंडीशन हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताइए किसके लिए, बैग एंड मास वेंटिलेशन के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है भाई, आपको चार ऑप्शन दे दिए, अब भाई इस किस कंडीशन में हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन का यूज कर सकते हैं, तो तीन ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन अलग से दे देंगे तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ जाता है। अब पहला हमारे पास हो गया ए, भाई बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हम किससे प्रोवाइड करते हैं, जो कि बी आ गया हमारे पास, दूसरा करते हैं LMA से, जो कि हमारे पास होता है लैरेंजियल मास्क एयरवे, लैरेंजियल मास्क एयरवे। ये पहला मेथड था हमारे पास बैग एंड मास्क वेंटिलेशन टू प्रोवाइड ब्रीथिंग, एंड दूसरा हमारे पास है LMA जिसको बोलते हैं लैरेंजियल मास्क एयरवे। अब तीसरा हमारे पास आता है दैट इज इंट्यूबेशन, ठीक है। सबसे लास्ट में हम करते हैं उसका इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन कैसे करते हैं हम उसका, ET ट्यूब से इंट्यूबेशन करते हैं, ET ट्यूब या फिर ET ट्यूब एंडोट्रैकियल ट्यूब से, या फिर ओरोट्रैकियल या फिर नेजोट्रैकियल, ओरोट्रैकियल या फिर नेजोट्रैकियल, ठीक है। अब इसमें ET ट्यूब नंबर आप लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ET ट्यूब नंबर, ET ट्यूब नंबर कौन कौन से होते हैं, अगर बेबी मान लो 28 वीक से कम है, 28 वीक्स, और उसका वजन 1 किलो से कम है, तो उसमें हम यूज करते हैं 2.5 mm की ET ट्यूब, ठीक है। अगर बेबी का वजन 28 से 34 वीक तक का है, 34 वीक, और वजन 1 से 2 kg तक का है, तो उसमें हम कौन सी यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं 3 mm की यूज। अगर बेबी 34 वीक से 38 वीक्स तक का बच्चा है, तो उसमें और वजन 2 से 3 kg तक का है, तो उसमें हम यूज करते हैं 3.5 mm की यूज करते हैं, ठीक है। अगर बच्चा 38 वीक से बड़ा है, तो उसमें हमको अगर वजन 3 kg से ऊपर है, तो उसमें हम यूज करते हैं 4 mm की यूज, या फिर 3.5 mm ही हम उसमें यूज करते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है वो हमारे पास ये होती है, दैट इज 3.5 mm मोस्ट कॉमन यूज्ड,
ठीक है। कैसे बताइए ईटी ट्यूब नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर बेबी 28 वीक से छोटा है और 1 kg से कम हो तो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं 2.5 mm की ईटी ट्यूब। अगर बेबी 28 वीक से 34 वीक का है तो उसमें 1 से 2 किलो वजन है उसका, तो उसमें हम 3 mm की ईटी ट्यूब यूज़ करते हैं। अगर बेबी 34 से 38 वीक का है और 2 से 3 kg उसका वजन है तो उसमें 3.5 mm हम यूज़ करते हैं। एंड 38 वीक्स के से ऊपर है अगर बेबी और 3 वीक से 3 kg से उसके ऊपर उसका वजन है तो उसमें हम कौन सी यूज़ करते हैं 4 mm या फिर 3.5 mm। इसमें मोस्ट कॉमन यूज़ बताई गई है, दैट इज 3.5 mm हम उसमें यूज करते हैं। अब एक लैरेंजोस्कोप आता है कि भाई हम लैरेंजोस्कोप से ही ईटी ट्यूब इंटूबेशन करते हैं, मतलब इंटूबेशन हम किससे करते हैं? लैरेंजोस्कोप से। ठीक है, तो हमारे पास स्कोप आता है लैरेंजोस्कोप। ठीक है, टू विजुअलाइज लैरेंक्स, विजुअलाइज लैरेंक्स। लैरेंक्स को विजुअलाइज करने के लिए इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्लेड एंड हैंडल। ब्लेड कौन सी यूज की जाती है? इन केस ऑफ द न्यूनेट, इन केस ऑफ न्यूनेट, चलो इसमें अगर दूसरे पेन से लिखते हैं, इन केस ऑफ न्यूनेट, न्यूनेट के केस में हम कौन सी ब्लेड यूज करते हैं? मिलर ब्लेड इज यूज्ड, मिलर ब्लेड इज यूज्ड। ये ब्लेड लैरेंजोस्कोप की ब्लेड का नाम है मिलर ब्लेड, वो यूज होती है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी होती है? कर्व्ड एंड स्ट्रेट, दैट इज कर्व्ड एंड स्ट्रेट, जिसमें मोस्टली ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट ब्लेड यूज की जाती है इन द केस ऑफ द न्यूनेट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मिलर ब्लेड भी दो तरह की होती है, कर्व्ड एंड स्ट्रेट। न्यूबॉर्न में कौन सी यूज होती है? स्ट्रेट टाइप की मिलर ब्लेड हमारी यूज होती है इन द केस ऑफ न्यूनेट। ये मैंने स्टार लगा दी इसीलिए लगाए हैं कि आप ढंग से इसको याद कर सकें। बट स्ट्रेट मिलर ब्लेड इज यूज इंटूबेट द न्यूनेट, और जिसमें हम जो 3.5 mm ईटी ट्यूब हमारी मोस्ट कॉमन ईटी ट्यूब होती है। तो हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया ब्रीथिंग वाला, जिसमें हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से ब्रीथिंग प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता दी। दूसरा था हमारे पास एलएमए, तीसरा था इंट्यूबेशन जो कि ईटी ट्यूब का था। फिर उसके बाद हमने ईटी ट्यूब को के नंबर को डिसाइड किया। भाई हम कैसे बेबी में नंबर डिसाइड करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू द बेबी की एज के अनुसार और उसके वजन के अनुसार कौन सी ट्यूब यूज हम करते हैं। इसमें 3.5 mm की हमने मोस्ट कॉमन बताई। उसके बाद लैरेंजोस्कोप के बारे में बता भाई कौन सी ब्लेड हम इसमें यूज करते हैं। हम मिलर ब्लेड का यूज करते हैं, दैट इज मिलर ब्लेड, जो कि स्ट्रेट टाइप हम यूज करते हैं न्यूनेट के अंदर, एंड कर्व्ड हम यूज करते हैं अडल्ट के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप आता है, दैट इज कंप्रेशन। ठीक है, सर टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, एयरवे मेंटेन कर दिया, पेटेंट कर दिया, उसके बाद ब्रीथिंग एंड देन कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन में हम क्या करते हैं? और सर्कुलेशन के लिए हम चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन, दैट इज चेस्ट कंप्रेशन इज गिवन फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के लिए हम चेस्ट कंप्रेशन बेबी में प्रोवाइड करते हैं। अब उसकी लोकेशन की बात आती है, भाई लोकेशन हम कहाँ पे उस बेबी को कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। तो लोकेशन हमारे पास आती है चेस्ट ये बिटवीन निप्पल एंड लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, बिटवीन निप्पल एंड लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, हाफ ऑफ स्टर्नम। ठीक है, ये हमारे पास लोकेशन आ गई बिटवीन द निपल एंड लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में हम कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास लोकेशन आ गई कंप्रेशन की। अब कितनी फिंगर यूज करते हैं हम? 2 फिंगर या फिर इनसर्कलिंग थंब हम यूज करते हैं। या तो आप 2 फिंगर यूज करो कंप्रेशन के लिए या फिर इनसर्कलिंग थंब, मतलब थंब का यूज करते, दोनों थम्स का यूज करके या फिर 2 फिंगर्स का हम यूज करके। कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होती है हमारे पास? दैट इज डेप्थ। अब डेप्थ की बात आती है, डेप्थ की कितनी होती है इसमें? वो होती है 1/2 इंच, दैट इज 1/2 इंच। 1/2 इंच उसमें हम डेप्थ का कंप्रेशन करते हैं। और रेट क्या होता है इसका? भाई कितने रेट से हम कंप्रेशन करते हैं? वो हम करते हैं 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट, दैट इज 100 से 120 कंप्रेशन। ये सारा डाटा हमारे पास जो हमने CPR की जो हमने क्लास ले रखी है, आप वो क्लास दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्लास है। उसमें आपको सारा डाटा पता चल जाएगा, उसमें रेशियो, कंप्रेशन, उसकी लोकेशन, मोस्ट कॉमन, ऐसे करके मैंने बिल्कुल करेक्ट में उसमें करवा रखी है। तो कंप्रेशन का क्या क्या बताया? सर्कुलेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम कंप्रेशन देते हैं। लोकेशन हमारे पास बिटवीन निपल एंड लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, एंड 2 फिंगर्स का हम यूज करते हैं या फिर एनसर्कलिंग थंब का। डेप्थ हम 1/2 इंच तक के हम डेप्थ की कंप्रेशन देते हैं। रेट हमारे पास होती है 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट तक। ठीक है, अब चौथा स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास आता है 5वां स्टेप, दैट इज मेडिकेशन। अब मेडिकेशन स्टेप आता है। इन द केस ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन हम कौन सा यूज करते हैं? हम मेडिकेशन यूज करते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, ये आप याद रखें, हम एड्रेनलिन का यूज करते हैं, एड्रेनलिन, जिसका रेशियो क्या होता है? दैट इज
एक रेशियो 1000 तो होता है हमारे पास अडल्ट में, लेकिन नियोनेट में क्या होता है हमारे पास, इन द केस ऑफ नियोनेट, नियोनेट में रेशियो चेंज हो जाता है। ये कितना हो जाता है 1:10,000। या तो इसको आप 1:10,000 बोलिए, या फिर 0.1 ml पर kg इसको हम बोल सकते हैं, 0.1 ml पर kg। ये क्वेश्चन नोट सेट 6 में भी आया था, नोट सेट 7 में भी आया था, तो आप इसको याद कर लेंगे। इसका डोज के बारे में, इसका होता है 1:10,000 एंड, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.1 ml पर kg। और इसको अगर और कुछ भी बोलना चाहें तो आप इसको बोल सकते हो दैट इज 0.01 mg। ये होता है हमारे पास mg की फॉर्म में 0.1। एक बार मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि एड्रेनालिन जो होता है वो अडल्ट में होता है 1:1000 की फॉर्म में, जो नियोनेट में होता है हमारे पास होता है 1:10,000 की फॉर्म में। या तो आप इसको 1:10,000 बोलिए, या फिर 0.1 ml पर kg बोलिए इसको, या फिर 0.01 mg। ये आप फर्क देख लेना, इसमें 0.1 है, इसमें 0.01 है mg में 0.01 एंड ml में 0.1 हमारे पास होता है। ठीक है, अब इसके थेराप्यूटिक यूज क्या होते हैं भाई, इसके थेराप्यूटिक यूज, एड्रेनालिन के थेराप्यूटिक यूज हमारे पास क्या होते हैं इन द नियोनेटल रिससिटेशन। तो ये क्या क्या काम करता है हमारे पास, जो एड्रेनालिन है वो बताया गया, वो क्या क्या काम करता है, इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, ये कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। और क्या काम करता है, एक इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, दैट इज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है ये, इंक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, उसको फ्लूइड और प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 5 स्टेप हो गए। सबसे पहले हमने क्या मेंटेन किया, उसका टेम्परेचर, फिर एयरवे, फिर ब्रीथिंग, फिर सर्कुलेशन, उसके बाद मेडिकेशन। मेडिकेशन में हमने एड्रेनालिन का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही फेमस ड्रग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसका रेशियो हमने बताया 1:10,000। ml में बोलेंगे 0.1 ml पर kg, एंड mg में बोलेंगे तो 0.01 mg। एंड थेराप्यूटिक यूज इसके यूज होते हैं भाई, कार्डियक की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती है, एंड हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। अब उसके बाद हमारे पास फ्लूइड वाला पोर्शन आता है भाई, उसमें हम फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न को। ठीक है, क्यों करते हैं हम, टू ट्रीट द शोक, टू ट्रीट शोक। भाई बच्चा से शोक में ना चला जाए, इसलिए उसको हम ट्रीट करते हैं शोक। एग्जाम्पल आइसोटोनिक फ्लूइड हम उसमें देते हैं, दैट इज आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक फ्लूइड जो कि हमारे पास क्यों कौन सा होता है 0.9% NS। ठीक है, ये हमारे पास आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। और अगर इफ इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, इफ हाइपोग्लाइसीमिया अगर बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो उसमें कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं, दैट इज D5% और D10%। D10% से ऊपर हम बेबी में कभी भी यूज नहीं करते हैं, ये करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, नोट एक्सीड, और किस से ऊपर नहीं बढ़ाना, 10% से हमें ऊपर नहीं बढ़ाना इन द केस ऑफ द न्यूबॉर्न। तो हमारे पास ये था टॉपिक हमारा अपगार स्कोर। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एम्स नर्सिंग नोट, और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने कई प्लेलिस्ट बना रखी, जैसे एंड सिनेरियो एंड प्रैक्टिकल बेस्ड की, उसमें 6 पार्ट बना रखे हैं। एंड और जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की प्लेलिस्ट भी है, तो उसमें आप वो जाकर वो टॉपिक देख सकते हैं। उसमें एक मेन टॉपिक है CPR का, जो कि आपका इस टॉपिक में भी हेल्प करेगा। तो CPR वाली वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू।